हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी स्पेशल स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट पर बनाया हुआ टॉपिक है। इट सेज हाउ टू प्रिपेयर फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को थ्योरी सब्जेक्ट से बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तो थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। चलो पढ़ भी लिया तो उसको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, और याद रख भी लिया तो उसको लिखते कैसे हैं, पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है, ये उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट। सो आज कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे थ्योरी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कैसे करना है। सो लेट्स बिगिन। यस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर थ्योरी सब्जेक्ट। अब देखो, कोई सब्जेक्ट अगर पसंद नहीं आता या उसको पढ़ना बोरिंग लगता है तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट डेवलप कैसे करें, तो उसके लिए कुछ अगर हमारे पास स्टेप्स है या टिप्स है तो थोड़ा इजी हो जाएगा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। सो टिप्स के लिए हम लोग कुछ 5 पॉइंट्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है कवरेज। कवरेज, रिटेंशन, रिविजन, प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिस। क्या कहा हमने? कवरेज, रिटेंशन, रिविजन, प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिस। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कवरेज। अब होता क्या है ना, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स बोरिंग है और ज्यादातर थ्योरी सब्जेक्ट्स का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। अगर आप सीए के स्टूडेंट्स हो तो आपने ऑडिट के मॉड्यूल्स देखे होंगे। यस, 2 इतने मोटे मोटे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 प्लस 2 प्रोनाउंसमेंट्स के मॉड्यूल्स है। अब 4 मॉड्यूल्स देखकर, कंटेंट देखकर ये डर लगता है कि भाई ये थ्योरी सब्जेक्ट को हाथ कैसे लगाए। तो इसमें होता क्या है, थ्योरी सब्जेक्ट्स में हम बहुत सारी चीजें ऑप्शन में छोड़ देते हैं। दिस इज द मिस्टेक। सबसे पहली बात तो बिगिन अर्ली। कवरेज के लिए आप पूरा सब्जेक्ट अगर कवर करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले बिगिन अर्ली। ये नहीं कि थ्योरी सब्जेक्ट पसंद नहीं आता है, इंटरेस्टिंग नहीं है तो उसको बाद में के लिए रखते हैं, या पहले पढ़ लिया तो याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे तो एग्जाम से पहले पढ़ते हैं। दैट्स एक्चुअली अ रॉन्ग कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो शुरुआत ही करनी चाहिए। पहला सब्जेक्ट जो आप स्टडीज के लिए उठाते हो, किसी भी लेवल पर हो एग्जाम के, थ्योरी सब्जेक्ट उठाओ। अगर आपको थ्योरी सब्जेक्ट पसंद नहीं है या डिफिकल्ट लगता है तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पहले लेना चाहिए। सो बिगिन अर्ली। और इसमें होता क्या ना, पूरा सिलेबस कम से कम एक बार रीड करना चाहिए। पूरा सिलेबस कम से कम एक बार। एवरी चैप्टर, एवरी सेक्शन, एवरी टॉपिक मस्ट बी रेड एटलीस्ट वंस। अगर आप समझो सोचते भी हो कि चलो ये टॉपिक में ओमिट कर देता हूँ, ये टॉपिक में नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आप डिसाइड किस बेसिस पर कर रहे हो? अगर आप सीए, सीएस जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो, आप प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि एग्जाम में आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। किसी भी कोने से उठाकर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने जो ओमिट कर दिया, अगर उसी पे क्वेश्चन आ गया तो, और चलो आपने ओमिट किया कोई टॉपिक तो आप एग्जाम तो जैसे तैसे पास हो जाओगे, लेकिन जब प्रोफेशनल बन गए तब क्या होगा? ये टॉपिक आपने ओमिट कर दिया था, ये तो नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब नॉलेज गेन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो किसी भी सब्जेक्ट को, जैसा कि हमने कहा कि सब्जेक्ट बोर लगता है, थ्योरी सब्जेक्ट बोर लगता है, तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि ये सब्जेक्ट आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज होने वाला है। सो सबसे पहला पॉइंट है कवरेज। पूरा सब्जेक्ट, पूरा सारे टॉपिक, सारे सेक्शंस एटलीस्ट एक बार पढ़ना है। सो फुल कवरेज इज इंपॉर्टेंट। हाँ, बाद में अगर आप कुछ सिचुएशन के हिसाब से या कोई रिडंडेंट लग रहे हैं टॉपिक्स आपको, आप उसको ओमिट करते हो तो बात बनती है। विल डिस्कस दैट लेटर। लेकिन एटलीस्ट वंस यू शुड रीड ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी पेज। अब इसके लिए बुक कौन सा रेफर करें? कवरेज अगर करना है तो कोई भी बुक रेफर करो। आप मॉड्यूल का बुक यूज करते हो चलेगा, मॉड्यूल तो बेस्ट है, लेकिन उसके अलावा आप किसी भी ऑथर का अगर बुक यूज कर रहे हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बट पॉइंट इज कोई एक बुक रेफर करो। प्रॉब्लम क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ये वाली भी बुक अच्छी है, ये वाली भी अच्छी है, एक चैप्टर यहाँ से पढ़ा, एक चैप्टर वहां से पढ़ा, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है और फिर प्रेजेंटेशन में दिक्कत आती है। सो विच एवर बुक यू आर यूजिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन एक ही बुक यूज करना है स्टार्ट टू एंड। होता क्या है, एक टॉपिक इस पर्टिकुलर बुक से पढ़ लिया, फिर दूसरा बुक लेकर आए तो उसमें भी आप सेम टॉपिक कर रहे हो, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और कंफ्यूजन बढ़ेगा। सो पहला पॉइंट, पूरा सब्जेक्ट, पूरे सारे टॉपिक्स एटलीस्ट एक बार रीड करने हैं और एक ही बुक यूज करना है, एनी बुक फॉर दैट मैटर। सेकेंड मेन प्रॉब्लम क्या है? रिटेंशन। थ्योरी सब्जेक्ट जो भी पढ़ो भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। अब याद क्यों नहीं रहता? सिर्फ पढ़ी हुई चीज आपको कैसे याद रहेगी? अगर आपको रिटेंशन चाहिए, आप जो भी पढ़ रहे हो उसको रिटेन करना है, ज्यादा दिनों तक आपके दिमाग में स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। जो भी हम चीजें पढ़ते हैं ऑफकोर्स वो याद रहता है, लेकिन लिखी हुई चीजें हमको ज्यादा याद रहती है। अब ज्यादा याद क्यों रहती है? अब एग्जाम्पल के तौर पर जब आप लिखते हो तो
किसी टेक्स्ट बुक का प्रिंट और आपकी खुद की हैंडराइटिंग, इसमें फर्क होता है। तो जब आप खुद लिखते हो और वो नोट्स बनाकर जब आप वो नोट्स को पढ़ते हो, तो एग्जाम में सारे के सारे प्रोविजंस या जो भी नोट्स आपने बनाया ना, आपकी खुद की हैंडराइटिंग, आप बस सोचो उसके बारे में, आपका पूरा हैंडराइटिंग वो पेज आपके सामने आएगा। एंड जब नोट्स बना रहे हो रिटेंशन के लिए, हम जब नोट्स बना रहे हैं या चार्ट्स बना रहे हैं, तो मेक श्योर कि हो सके उतना अट्रैक्टिव बनाओ जैसे आपको याद रहता है। कभी आप इस तरह से चार्ट्स बना सकते हो, या फिर कलरफुल पेन्स यूज करना है, करो। एज आई सेड, बिगिन अर्ली। लास्ट मिनट में ये सब काम नहीं आने वाला। थ्योरी सब्जेक्ट के लिए जो भी टिप्स हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट मिनट के लिए नहीं है। नोट्स अगर बनाने हैं आपको प्रॉपर, यू हैव टू बिगिन अर्ली। तो है अगर आपके पास टाइम, हो सके उतना नोट्स को आप अट्रैक्टिव बनाओ। तो होता क्या है कि थ्योरी या प्रिंटेड नोट्स आपको शायद याद ना आए, बिकॉज हर पेज सेम दिखता है। यस, हर टेक्स्ट बुक का प्रिंट सेम दिखता है, लेकिन अगर आप खुद के हैंडराइटिंग में लिखोगे, वो ज्यादा रिलेटेबल होगा और एक पिक्चर की तरह याद रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके सामने कभी कोई शर्ट या कोई साड़ी दिख जाए या कोई कपड़ा दिख जाए, आपको याद आता है बचपन में मेरे पास भी ऐसा कुछ था, या हमारे घर पे भी इस कलर का सोफा हुआ करता था बचपन में। ये क्यों याद रहता है हमको? हमने कभी उसको ध्यान से नहीं देखा, उसको नोटिस भी नहीं किया होगा, फिर भी याद रह जाता है, बिकॉज इट्स अ पिक्चर एंड इमेज। तो लिखी हुई प्रिंटेड चीज इतनी याद नहीं रहती, बट कोई इमेज या ड्राइंग अगर आपके सामने है तो वो ज्यादा अच्छे से याद होती है। तो उसके लिए जरूरी है कि चार्ट्स बनाओ। जो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, या स्पेशली लॉ के सेक्शन नंबर्स है, सेक्शन के कंटेंट्स है, उसके लिए चार्ट्स बनाना जरूरी है, ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो करना क्या है, चार्ट बनाना है, लिस्ट बनाना है, सारे सेक्शंस के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लिख दिए और कहीं पे चिपका दिया रूम में। आते जाते बस उसको देखते रहो। 2 दिन में एक बार वो चार्ट देखना है, सिर्फ 10 मिनट के लिए चार्ट देखना है। 2 दिन में, 3 दिन में एक बार वो चार्ट एक ड्राइंग की तरह आपके सामने याद हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। सो एग्जाम में करना क्या है, बस याद करना है, चार्ट सामने आ जाएगा, जो प्रोविजन चाहिए, जो सेक्शन नंबर चाहिए आपके सामने है। सो रिटेंशन या याद रखने के लिए जरूरी क्या है, हमने देखा, पहले तो नोट्स बनाना है, क्योंकि आप जो भी रीड करते हो वो परमानेंट नहीं रहेगा। रीडिंग आपको बार बार करनी पड़ेगी, और उतने बड़े प्रोविजंस बार बार रीड करने में टाइम भी लगता है। अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखता होगा, ये कोई और लेक्चर का कंटेंट है, एसे 200 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, एसे 200। अगर इसको आप मॉड्यूल में या टेक्स्ट बुक में देखोगे, करीब करीब 15-20 पेजेस का मैटर है। अब ये पूरे 15-20 पेजेस का मैटर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बोर्ड में हमने एक स्क्रीन में कवर किया है। अगर इसको आप नोटबुक में भी लिखते हो तो ज्यादा से ज्यादा 1 पेज कवर होगा। तो इससे फायदा क्या होता है, अगर आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो, आपको दोबारा से पूरे 20 पन्ने, पूरे 20 पेजेस आपको रीड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर रीड किया, इमीडिएटली यू राइट इट डाउन, और आप अपने लैंग्वेज में, आपको समझ में आए वैसे अगर नोट्स निकालते हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको 20 पेजेस नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ ये 1 पेज पढ़ना है। यस, सो ये होता है नोट्स का फायदा। और चार्ट का फायदा क्या है, आपको एक ड्राइंग की तरह वो याद रहेगा। सो रिटेंशन के लिए हमने 2 चीजें देखी। सबसे पहली बात तो लिखना है। क्या लिखना है, चार्ट बना सकते हो या जो भी नोट्स बना रहे हो। अब चार्ट का क्या है, आते जाते आप जब चाहे तब देख सकते हो, बस 5 मिनट देना होता है, ज्यादा 10 मिनट देना होता है, पर नोट्स तो ज्यादा होंगे, राइट। तो नोट्स क्या करना है, आप जो भी नोट्स बना रहे हो 15 डेज में एक बार एटलीस्ट उन नोट्स को आपने रीड करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर, अभी पॉसिबल है क्या हर 15 डेज में हम सब्जेक्ट कैसे रीड करें? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये नोट्स भी बोल सकते हो, चार्ट्स भी बोल सकते हो। अब ये ज्यादा जरूरी नहीं है, जूम करने की जरूरत नहीं। इम्प्लाइड कंडीशन, बेसिकली सेल ऑफ गुड्स एक्ट की ये चार्ट्स है। इफ यू सी, 4 से 5 पेजेस में पूरा एक्ट कवर हो गया। सीए फाउंडेशन में जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, हमने उसको 4 से 5 पेजेस में नोट्स निकाले हैं चार्ट की तरह, और ये पूरा एक्ट कवर हो गया। अब आप ही सोचो, ये 5 पेजेस पढ़ने में 15 दिन में एक बार आपको कितना वक्त लगेगा? हो सकता है फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रिवीजन जब आप करते हो, आपको शायद 20 मिनट लगे 5 पेजेस पढ़ने के लिए, या 25 मिनट लगे, आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे नेक्स्ट 15 डेज आप आगे आगे जाओगे ना, बाद में आपको रीड भी करने की जरूरत है। अच्छा, इम्प्लाइड कंडीशंस, ये कंडीशंस आपको सिर्फ देखना पड़ता है। तो ये फायदा होता है आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स का। और जब आप एग्जाम में लिखने बैठो, इम्प्लाइड कंडीशन क्या है, आप जैसे ही क्वेश्चन देखते हो, ये जो पर्टिकुलर पेज है ना, वो आपके सामने आ जाएगा। सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली मग अप, बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। वो पूरा का पूरा पेज आपकी आंखों के सामने होगा, आपको सिर्फ लिखना है। सो ये फायदा होता है नोट्स का और चार्ट्स का। लेकिन नोट्स, एज आई सेड, हमारी मेमोरी जो है उसको परमानेंट मेमोरी में डालना है। टेम्पररी मेमोरी में कोई चीज डाल दिया तो वो इवेपोरेट हो जाएगा थोड़ी दिन में। तो अगर टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर करना है, तो बार बार उसको रिपीट करना पड़ेगा, बार बार उस चार्ट को देखना पड़ेगा, बार बार वो नोट्स को देखना पड़ेगा। सो अगर चार्ट बना रहे हो, चार्ट किसके लिए बनाना है? वेरी डिफिकल्ट
चीज है जो भी आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, जैसे सेक्शन नंबर्स, सेक्शन के प्रोविजंस कुछ अगर डिफिकल्ट लग रहे हैं, या कोई फॉर्मूलाज है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको मगअप करने में डिफिकल्टी हो रही है, उसको चार्ट बना के लगा दो, आते जाते देखते रहो। और नोट्स, बाकी सारी चीजों के लिए नोट्स, लेकिन एज आई सेड 15 डेज में एक बार। पहले पहले ज्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे वो आधे घंटे का टाइम 5 मिनट में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और एग्जाम के पहले दिन होगा क्या, ज्यादा ज्यादा 4 या 5 एक्ट या 6 एक्ट्स होते हैं सिलेबस में, यस। सो आपके 3-4 घंटे में सारे नोट्स रीड करके हो जाएंगे। सो रिविजन, एग्जाम के पहले दिन वाला रिविजन के लिए भी ये नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो एज आई सेड, हमने कवरेज देख लिया, रिटेंशन देख लिया, रिविजन देख लिया, कितने दिन में कैसे रिवाइज करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब प्रेजेंटेशन मतलब क्या, अब हर सब्जेक्ट का एक लैंग्वेज होता है। कई स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मैम हमने तो सारा क्वेश्चंस पूरा 100 मार्क्स अटेम्प्ट कर लिया, विद ऑप्शंस अटेम्प्ट कर लिए, फिर भी हमको मार्क्स कम मिल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन बीइंग, आपको कंसेप्ट पता होना एंड टू पुट इट ऑन पेपर, उसको ऐसे ही पेपर पर उतारना, ये दो बहुत अलग चीजें हैं। सो जब भी आप कोई पेपर लिख रहे हो तो हर सब्जेक्ट का एक अपना लैंग्वेज होता है। जैसे अकाउंट्स के लिए डेबिट, क्रेडिट, ये सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं, तो उसी तरह लॉ का एक अपना लैंग्वेज है, ऑडिट का एक अपना लैंग्वेज है। तो जो थ्योरी पेपर आप लिख रहे हो उसके कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। सो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटेशन में आप जो थ्योरी पेपर लिख रहे हो उस पेपर का लैंग्वेज में पेपर लिखो। अब आप बोलोगे मैम हम तो इंग्लिश लैंग्वेज में आंसर कर रहे हैं, तो इंग्लिश में ही लिखेंगे, इंग्लिश में ही लिखोगे, बट इसके अलावा भी एक लैंग्वेज होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लॉ का एग्जाम्पल लेते हैं तो बहुत सारे फ्रेजेस आपने सुने होंगे, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन सो एंड सो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन। अब ये नॉट विथ स्टैंडिंग बोला है तो आपको इसी तरह से लिखना होगा। तो मैम क्या हम लोग टेक्स्ट बुक का पूरा कॉपी पेस्ट कर ले? नहीं, सब कुछ नहीं कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है जो आपको मेंशन करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लॉ में ही होता है नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, यस। सो इसका मतलब ऑन और बिफोर, यस। सो ये सारे जो फ्रेजेस है ना, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, यस। नॉट मोर देन, तो लेस देन ये वर्ड रिप्लेस नहीं करना है, जैसे बोला है वैसा का वैसा लिखना होगा। तो वो लॉ का लैंग्वेज है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन सो एंड सो। प्लीज राइट इट। कुछ फ्रेजेस आपको याद रखनी है, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन। आप अपने वर्ड्स में चेंज करने जाओगे, नॉट मोर देन का नॉट लेस देन या एटलीस्ट इस तरह से रिप्लेस करना नहीं चलेगा। सो लॉ का लैंग्वेज पेपर लिख रहे हो तो लॉ का लैंग्वेज में ही लिखना होगा। नेक्स्ट लेट्स से ऑडिट का एग्जांपल लेते हैं। तो जिन्होंने ऑडिट पढ़ा है, जिन स्टूडेंट्स ने, कुछ फेमिलियर वर्ड्स या फ्रेजेस है जैसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर जब मैं चेक करती हूँ लिखते हैं द ऑडिटर शुड कलेक्ट ऑल द रिक्वायर्ड एविडेंसेस। नहीं चलेगा, ऑल द रिक्वायर्ड एविडेंसेस आप ऐसे जनरल पेपर थोड़ी लिख रहे हो, आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, प्रोफेशनल बनने वाले हो कल, तो आपको वर्ड्स भी वैसे यूज करने चाहिए। सो ऑडिट का लैंग्वेज है, आप ऐसे नहीं ऑडिटर शुड कलेक्ट ऑल द रिक्वायर्ड एविडेंसेस, नहीं चलेगा। ऑडिटर शुड कलेक्ट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये फ्रेज आपको यूज करना है। नेक्स्ट बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि हमको सेक्शन नंबर्स याद रखने हैं क्या? नहीं, तो अभी मैंने एग्जांपल दिया ऑडिट का, तो हमको क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स याद रखने हैं, नंबर याद रखने हैं, टाइटल याद रखना है? आंसर इज एक्चुअली यस। अगर आप लोग प्रोफेशनल एग्जाम्स दे रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर एक्सपेक्टेड टू नो द सेक्शन नंबर्स ऑल्सो। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेवल का एग्जाम दे रहे हो। अब जैसे फाउंडेशन लेवल पर इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता आपसे कि आप सेक्शन नंबर कोट ही करो, यस। इंटर पे भी थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन अगर फाइनल के स्टूडेंट हो तो इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स एटलीस्ट आप याद रखो, केस लॉज याद रखो, इंपॉर्टेंट वाले तो एटलीस्ट याद रखो। लेकिन आपको याद नहीं है इसीलिए गलत सेक्शन नंबर कभी मत लिखना। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने आंसर तो बहुत बढ़िया लिखा, आपको सेक्शन नंबर याद आ गया और आपने सेक्शन नंबर करेक्टली कोट किया, तो यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको शायद फुल मार्क्स मिल जाए, पूरे 5 मिल जाए या 4.5 तो मिल ही जाएगा, वेरी गुड। लेकिन अगर सपोज आपने सेक्शन नंबर नहीं लिखा, भूल गए, आपको याद नहीं आ रहा है और आपने सारे प्रोविजंस अच्छे से लिखे, करेक्टली लिखे हैं, तो हो सकता है आधा मार्क कटे सिर्फ, यस, 5 में से 4.5 मार्क्स मिल जाए। लेकिन अगर आपने गलत सेक्शन नंबर कोट कर दिया, अब देखो सेक्शन नंबर नहीं लिखना, हो सकता है आपके आंसर्स को देखकर इंप्रेस होकर एग्जामिनर वो इग्नोर कर दे कि आपने चलो ठीक है नहीं लिखा सेक्शन नंबर, आप इंटर लेवल के हो, फाइनल का पेपर नहीं है, नॉट एक्सपेक्टेड, लॉ हमारा कोर सब्जेक्ट नहीं है कहकर हो सकता है वो इग्नोर कर दे। लेकिन अगर गलत सेक्शन नंबर लिख दिया, आप कितने भी अच्छे प्रोविजंस लिखो, एग्जामिनर को गलत चीज के लिए तो -1 कम से कम करना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आगे का सेक्शन रीड ही ना करे।
अब अगर एग्जाम में कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो सेक्शन 6 पर पूछा है, आप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 लिखते हो, बंदा नीचे का पढ़ेगा भी नहीं, चांसेस है कि रीड ही ना करे। क्यों? आंसर तो सेक्शन 6 पर है, आपने वहां पे सेक्शन 16 लिखा है। तो गलत लिखने का, गलत सेक्शन नंबर कोट करने से या तो पूरे मार्क्स जा सकते हैं या कम से कम 1-2 मार्क्स तो निकल ही जाएंगे। सो नेवर कोट रॉन्ग सेक्शंस। दूसरा, स्टूडेंट्स में ऐसे मिसकंसेप्शन है कि अगर कुछ याद नहीं आए ना तो केस लो ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देना, कुछ भी डाल देना, लिख दो, किसको समझ में आता है? कौन सा एग्जामिनर ने सारे केसेस देखे? ऐसा नहीं होता। वो एग्जामिनर ने भी सीए एग्जाम्स दिए हैं, हम भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं, राइट? तो वैसे एग्जामिनर भी कभी ना कभी स्टूडेंट रह चुका है। नेवर टेक दिस रिस्क। अगर कोई पता चला कि कोई एलएलबी किया हुआ बंदा है जिसने उसी पर्टिकुलर लॉ में स्पेशलाइजेशन के, गए आपके सारे मार्क्स, एक तो गुस्सा आएगा कि आपको है नहीं, आपको गुस्सा नहीं दिलाना एग्जामिनर को। आपने साल भर 2 साल से जो मेहनत की है, जो पढ़ाई की है, आपको 5 से 7 मिनट में उस बंदे को इम्प्रेस करना है। यू हैव टू इम्प्रेस, यू हैव टू प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर। उसको खुश करने के बदले आप इरिटेट कर दोगे अगर आपने गलत केस लॉज कोट कर दिए तो। सो नेवर कोट रॉन्ग केस लॉज या रॉन्ग सेक्शंस। अगर आपको याद है सेक्शंस, वेरी गुड, फुल मार्क्स या ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। नहीं याद है, प्रोविजंस अच्छे से लिखो एंड प्लीज प्रोसीड। सो प्रेजेंटेशन के लिए हमने देखा, सबसे पहले लैंग्वेज। जिस किसी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट का पेपर आप लिख रहे हो, मेक श्योर यू स्टिक टू द लैंग्वेज ऑफ दैट सब्जेक्ट। लॉ है तो लॉ के कुछ पेक्यूलर फ्रेजेस होंगे, तरीका होगा बात कहने का, प्लीज स्टिक टू दैट। ऑडिट है तो ऑडिट है, या हम लोग इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस जैसे बोलते हैं तो वहां पे भी एक लैंग्वेज होगा, स्टिक टू दैट लैंग्वेज। सो हमने क्या क्या किया? हमने कवरेज कर लिया, रिटेंशन देखा, रिविजन कर लिया, प्रेजेंटेशन देखा। लास्ट वाला है प्रैक्टिस। ये चीज कोई नहीं करता, प्रैक्टिस तो कोई करता ही नहीं है थ्योरी के लिए। अब आप ही सोचो, जैसे आपकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स हुआ, कॉस्टिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो स्पेशली फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स, अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे अकाउंट्स के लिए हम बोले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसके ऊपर मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं जो 100 से 200 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मतलब एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है 16 मार्क्स का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो आप कम से कम 200 सम्स, 200 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हो। लेकिन थ्योरी के लिए क्या करते हो? सीधा आपको ट्रायल एंड एरर कहां करना है? एक्सपेरिमेंट एग्जाम के पेपर में। हाउ इज इट जस्टिफाइड? अगर आप 16 मार्क के एक क्वेश्चन के लिए, अकाउंट्स या कॉस्टिंग के एक क्वेश्चन के लिए आप 100 से 200 प्रॉब्लम साल भर में सॉल्व करते हो, तो डोंट यू थिंक कि थ्योरी सब्जेक्ट को कम से कम आंसर्स एक बार तो लिखने की कोशिश करनी चाहिए? दिस इज व्हाट वी मिस। फिर होता क्या है, आपने पढ़ भी लिया, चार्ट्स बनाए, नोट्स बनाए, आपको सारे प्रोविजंस भी याद है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एग्जाम में, क्वेश्चन आ गया, आपको आंसर भी पता है, लेकिन यही नहीं पता कि शुरू कहां से करे और खत्म कहां पर करे। अब अगर कोई 4 मार्क का क्वेश्चन है, आपने 3 से 4 पेजेस लिखे हैं, आपको लगता है एग्जामिनर के पास उतना टाइम है पूरा पढ़ने का? यस। और चलो एग्जामिनर ने पढ़ भी दिया, मार्क्स दे भी दिया आपको, आप 4 मार्क के लिए 4 पेजेस वहां पर लिख रहे हो कि आपका पेपर खत्म होगा, तो जहां पे आप पूरा 100 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते थे, आपका बहुत सारा पेपर छूट जाएगा। देन व्हाट इज द यूज? सो इसका मतलब प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट फॉर थ्योरी ऑल्सो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बिलीव करते हैं कि थ्योरी तो पूरे साल भर पढ़ना है, सिर्फ रीड करना है, और एक्सपेरिमेंट कहाँ करेंगे प्रैक्टिस की? डायरेक्ट एग्जाम में। सो ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको एग्जामिनेशन कंडीशन में बैठना है, टाइमर सेट करना है, पूरी प्रिपरेशन करनी है, और एग्जाम जैसे आप एग्जाम में बैठे हो उस तरह से बैठकर प्रैक्टिस करनी है आपको एग्जाम पेपर लिखने की, सॉल्व करने की, ताकि आपको पता चलेगा कि आप इतने टाइम में 3 आवर्स में आपकी पेपर कंप्लीट कर पाते हो नहीं। अब ये तो हुआ एग्जाम जब पास आता है तब की बात, लेकिन जैसे ही आप प्रिपेयर कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो हर सेक्शन पे ना सही बट एटलीस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, जो बड़े बड़े प्रोविजंस है, कुछ केस लॉज रेफरेंस वाले जो आंसर्स है, उन आंसर्स को एक बार एटलीस्ट नोटबुक में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। अब आंसर्स कैसे लिखने हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी क्वेरीज होते हैं कि लॉ का पेपर या ऑडिट के पेपर में आंसर्स कैसे लिखने हैं। अब सब कुछ एक वीडियो में कवर किया तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। सो अगर कोई स्टूडेंट्स है जिनको इस पर वीडियोस चाहिए कि पेपर कैसे लिखना है या आंसर्स का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे कि लॉ का पेपर या ऑडिट का पेपर या आंसर्स कैसे लिखना है। कुछ एग्जाम्पल्स के लिए हम सैम्पल आंसर्स भी डिस्कस कर सकते हैं। So if you all are interested in those kind of videos, please comment, mention in the comment section, and make sure that you subscribe the channel and press the bell icon so that सारे videos की notifications आपको time to time मिलते रहे। So thank you and happy learning.